प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और मोदी सरकार के 100 दिन भी पूरे हुए हैं। ये तमाम मंत्रियों ने बताया था कि नई सरकार बनने के पहले ही पीएम ने कहा था कि सरकार बनने के साथ अगले 100 दिन का आपका एजेंडा क्या होगा वो जनता को बताने के लिए आप तैयार हो जाइए। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इन्फॉर्म, ये मंत्रा प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट को दिया था। इसी पर बातचीत करने के लिए सरकार के 100 दिन, मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न, थैंक यू अंजना जी। मेरा पहला प्रश्न मैम आपसे यही है कि देखिए, सरकार की जब मोदी 1.0 था तो सबसे पहले आप लोगों ने ओआरओपी को लेकर निर्णायक फैसले लेने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। मोदी 2.0 में न सिर्फ ट्रिपल तलाक बल्कि अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अनुच्छेद 370 35 से कश्मीर से हटा दिया था। इस बार ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं दिखता है, इसकी क्या वजह है और कौन से वो डिसाइसिव, निर्णायक काम है जो आपकी सरकार ने मोदी 3.0 के 100 दिन के अंदर किए हैं? मैम, बहुत सारे काम हुआ है इस 100 दिन में अंजना। आप इसका आंकड़ा अगर देखेंगे, 15 लाख करोड़ का हमने प्रपोजल्स मंजूरी दिया है 100 दिन के अंदर, और उसमें 3 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही मंजूरी दिया गया। उसका उदाहरण एक विषय लीजिए, 76,000 करोड़ का वदावन पोर्ट, जो दुनिया में सबसे 10 टॉप 10 में एक पोर्ट होएगा। वदावन महाराष्ट्र में सी पोर्ट, एक उदाहरण उतना बड़ा अमाउंट का। और आप ओआरओपी को जिक्र किया, ओआरओपी का 3rd रिव्यू भी इस बार हो गया है। और उसके साथ ये जो कंफ्यूजन था, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, इसका पूरे डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के साथ रख के हमने न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आए, विच में 50% का गारंटी के साथ पेंशन देने का 23 लाख हमारे सरकारी नौकरशाह को बेनिफिट मिल रही है। ये सब निर्णायक निर्णय नहीं है क्या? और इसके अलावा 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को अगले आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर उनको कुछ ना कुछ अच्छा स्किल के साथ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेंगे, उनका रोजगार बढ़ने के लिए हमने निर्णय किया। और उसका रोल आउट भी जल्द से जल्द होने वाले हैं। इस 100 दिन के अंदर उसका भी अप्रूवल दे चुके हैं। स्किलिंग यूथ के लिए अलग से प्रावधान भी दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई भारत देश का क्या बोलते हैं, नींव का हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उनके लिए जुलाई बजट में, रीढ़ की हड्डी, सॉरी, हाँ, रीढ़ की हड्डी, उनके लिए हमने 8 डिफरेंट अंश के साथ एक पैकेज ले आए एमएसएमई के लिए। आज तक एमएसएमई के लिए ऐसे बड़ा सा बयान अब तक कोई सरकार ने नहीं किया। मोदी जी ने एमएसएमई के लिए इस बजट में इतना बड़ा सा प्रावधान दिया है, जिससे एमएसएमई लोग, मैं गई हूं उदयपुर, जहां मार्बल का बड़ा सा क्लस्टर है, उनसे बात की एमएसएमई लोगों से, कोयम्बतूर में जाकर बात की। सभी एमएसएमई लोगों का इतना संतोष है कि इतने विस्तार से पैकेज हमारे कंसल्टेशन के बाद सरकार ने बजट के द्वारा अनाउंस किया। इसके अलावा भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया है बहुत सारे आइटम्स का, रेयर अर्थ के, लिथियम बैटरी तैयार करने के लिए, और गोल्ड का इंपोर्ट। भारत देश का आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, इसीलिए हम गोल्ड में कस्टम्स ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया। इसीलिए मैं मानती हूं ऐसे निर्णय के द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा प्रोत्साहन दे रहे, एमएसएमई का प्रोत्साहन दे रहे, और इसमें ह्यूमन अंश देखिए, कस्टम्स ड्यूटी, कैंसर जैसे ड्रग्स, इलाज के लिए जो ड्रग्स चाहिए, उनके लिए भी कस्टम्स ड्यूटी को हमने पूरे हटा दिया। उसको लेकर के मैं जीएसटी काउंसिल में जाकर के उसका रेट भी कम करवाए।
सो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे चल रही है जिससे 2047 का विकसित भारत का गोल को लक्ष्य को रखते हुए हम आगे जल्द से जल्द पहुंचना है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का इस 100 डेज में भी बहुत सारे निर्णय लिए। निर्मला जी, चूंकि आपका वित्त मंत्रालय, इसीलिए अगला प्रश्न मैं वित्त मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ करूंगी, क्योंकि देखिए रोजगार के मुद्दे पर आपने रोजगार उत्पन्न करने की बात की है, लेकिन रोजगार पर डिसाइसिव तरीके से जनता को क्या मिलेगा? महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के कई सवाल हैं कीमतों को लेकर। तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो आने वाले, क्योंकि मिडिल क्लास आपका बहुत बड़े पैमाने पर वोटर है, आपने टैक्स में सीधी रियायत नहीं दी है, तो उनको क्या मिलेगा? आपके मंत्रालय के मद्देनजर आप इन 3 सवालों पर क्या जवाब देंगे? मैं पहले ही एक विषय बोलना चाह रही हूं, ये इन्फ्लेशन के ऊपर। हाँ। अंजना जी, मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए, वो 10 साल तो चला गया, आपके 10 साल के बाद भी उनसे आप कंपेयर कर रही हो, ऐसे बातें बार बार हमसे बोला जाता है। जब मैं यूपीए सरकार के दौरान इन्फ्लेशन को जहां वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उनका कंपैरिजन करने के समय लोग बोलते हैं, मगर सच्चाई यही है, हमारे 10 साल में 3% के इर्द गिर्द में ही हमारे इन्फ्लेशन रहा है। कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और किसानों को ज्यादा इंसेंटिव दे करके ऐसे क्रॉप्स को उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और जब एक्सपोर्ट के वजह से इधर प्राइसेस बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट को रोकते हैं तात्कालिक। ऐसे बहुत कदम उठाने के कारण, सप्लाई साइड का मैनेजमेंट इफेक्टिव रहने के कारण इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में ही रहा। अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव, गोइंग डाउन के रूट में ही है। इसीलिए इन्फ्लेशन के विषय में ऑपोजिशन पार्टीज का रोना धोना सही नहीं है। मैं ये मानती हूं और कम कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करेंगे, मगर गलत है जब ऑपोजिशन इसके ऊपर बहुत सारे ऐसा चिल्लाते रहते हैं, वो सही नहीं है। मैं जनता के लिए जरूर और कम करने के लिए हम कोशिश करेंगे, उसमें मैं स्पष्ट हूं। ठीक, वो एक विषय था। दूसरा, आप ये विषय बोले रोजगार। व्हाट वाज योर फर्स्ट पॉइंट? रोजगार सृजन। रोजगार। मैं रोजगार के ऊपर ही मैं बात की आपसे। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग के लिए इंटर्नशिप के द्वारा, जहां हम ही उनका मंथली पेमेंट दे रहे हैं और पहले बार 1 टाइम किस्त दे रहे हैं 6,000 रुपीज को, और टॉप 500 कंपनीज में आप इंटर्नशिप 1 साल करो, जिससे आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर मिल जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री का हर बार ये कहना है कि कॉलेज से ट्रेन करते हुए आते लोग जॉब के लिए रेडी नहीं है, उनके लिए एक गैप है, जॉब रेडी ना रहने के कारण उनको जॉब नहीं मिलता। ठीक है। उस गैप को फिल करने के लिए, भरपाई करने के लिए इंटर्नशिप का प्रोग्राम। जी। दूसरा, आईटीआईज देश भर में है और वो आईटीआई सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं, स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते हैं। उधर हम जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंडस्ट्री आज कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्री 4.0 मतलब रोबोटिक के साथ कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये सब सिखाने के लिए उधर इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदेंगे, रखेंगे, ऐसे टीचर्स को ले आएंगे, और उधर स्कूल मतलब इंटर पास करके जो लोग आते हैं, हायर सेकेंडरी पास करके लोग जो आते हैं, बच्चे जो आते हैं, उनको उधर आईटीआई में ट्रेनिंग करने के लिए व्यवस्था भी बजट में हमने घोषणा कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स को उनके एम्प्लॉयमेंट जहां मिलता है, वहां उनको ईपीएफ भरपाई करने के लिए हम ही उनके हिस्से दे रहे हैं, और एम्प्लॉयर का हिस्सा भी हम ही दे रहे हैं, जिससे उनको रेडीली एम्प्लॉय करने के लिए लोग सामने आगे आएंगे। एम्प्लॉयर को प्रोत्साहन देने के लिए 2 तरह का स्कीम बजट में अनाउंस हुआ है। सो एम्प्लॉयमेंट के विषय में भी बहुत सारे हमने कदम उठाया। ठीक है। तीसरी विषय आपने उठाए, बोलिए।
बोल लीजिए। मैं अब विपक्ष के आरोपों पर आना चाहती थी वित्त मंत्री जी, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो है मोदी 3.0 वो बीच बीच का रास्ता ढूंढ रही है। अब आप ही के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ना ओल्ड पेंशन स्कीम, ना न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बीच का रास्ता आपने खोजा है। कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर जो आपने बदलाव किए हैं उसमें आपने दोनों का ऑप्शन खोल दिया है। वो कह रहे बीच बीच का रास्ता खोज रही है। लैटरल एंट्री पर सर्विसेज में आपने यू टर्न ले लिया है। तो इन सब पर आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल वो गलत है, क्योंकि बजट के विषय में हम हर समय सबसे कंसल्ट करके थोड़ा कम बदलाव ले आना है तो हम संकोच नहीं करते, बदलाव ले आते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए। हम उनसे कंसल्ट करते हैं, उनका बात मान करके थोड़ा बदलाव ले आने में हम संकोच कभी करते नहीं है। बजट के रेगुलर बजट पिछले 5 साल में वो रास्ता मैंने अपनाया। अभी भी एनपीएस ओपीएस डिबेट में वोट ऑन अकाउंट समय में बोल दी कि हमने डिस्कशन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ और जल्द से जल्द हम अच्छा निर्णय में आएंगे, ऐसे करके वोट ऑन अकाउंट में बोल दिया। फिर जुलाई में घोषणा ही कर दी और धन्यवाद भी कही और उसके बाद अनाउंस कर रहे हैं। इसमें यू टर्न का कहां आ रहा है बात? वी आर टेकिंग अप अ पोजिशन दैट ओल्ड पेंशन स्कीम इज नॉट द वन, एनपीएस भी नहीं है। जैसे एम्प्लॉयर्स फेडरेशन हमसे बात किया उसके अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम हम ले आ रहे हैं। इसमें यू टर्न का कहां है विषय? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हर एक के लिए एक एक मंत्र लगा रहे हैं, दिस इज यू टर्न गवर्नमेंट। ऐसे ही कैपिटल गेन्स के विषय में हमने सबसे बात करके जो प्रपोजल बजट में हमने ले आए, सभी एसेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीट करने का, वो भी आज भी शामिल है। इंडेक्सेशन को वापस ले आए और ये ऑप्शन एसएससी को दिए, टैक्स एसएससी को दिए कि आप इस रास्ते पर चलो, इंडेक्सेशन उपयोग करो, या तो नया स्कीम जो हम ले आए वो उपयोग करो। आप ही देख लो कौन से में आपका टिक बैठता है, आपके कैलकुलेशन जिसमें कम टैक्स भरना है वो रास्ते पर आओ। ऑप्शन दे रहे हैं भाई, वो यू टर्न नहीं होता। ऑप्शन देने में हमारे सिस्टम भी है, आप जो चाह रहे हो वो भी ले आ रहे हैं, इसको यू टर्न नहीं बोलते। ये फॉल्स नरेटिव ही उनका एकमात्र पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गए। वित्त मंत्री जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कास्ट सेंसस को लेकर सरकार शुरुआत और पहल करने वाली है। बतौर वित्त मंत्री आप इस पर क्या जानकारी दे सकती हैं? और क्या कास्ट जाति पूछी जाएगी उसमें, और क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी ऐड हो सकता है? क्या आप स्थिति में हैं वित्त मंत्री जी कि इस पर जानकारी दें, सेंसस पर? इसका विवरण मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जरूर सेंसस जल्द से जल्द शुरू होगा, वो बात मैं भी पुष्टि करना चाहती हूं, मगर उसका डिटेल मैं अधिकृत नहीं हूं बोलने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश का चुनाव एक साथ हो, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में काम हो सकता है। ये भी आपका फैसला नहीं है, आपके मंत्रालय का, लेकिन चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, इस पर आप कोई जानकारी दे सकती हैं? क्या इसके लिए भी पहल की शुरुआत? नहीं, मैं मानती हूं ये, हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छा फैसला है। ये जरूर इस बार इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे बात करके हम इंप्लीमेंटेशन की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि इससे डेवलपमेंट के एक्टिविटीज में जो रुकावट बार बार आता है, कहीं ना कहीं एक इलेक्शन है, कहीं ना कहीं पंचायत का इलेक्शन है, कहीं और स्टेट का इलेक्शन है, ये इसके कारण लॉन्ग टर्म हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खेद पहुंचता है। इसको हम अगर कट करना है वो एक विषय। दूसरा, हर बार चुनाव के लिए, एक बार पंचायत के लिए, एक बार लोकल बॉडीज के लिए, दूसरी बार अर्बन बॉडीज के लिए, तीसरी बार स्टेट असेंबली के लिए, ऐसे हर चुनाव में इतना खर्च होता है। अगर एक ही बार आप करते हो तो उस पैसा से और हम अच्छा फैसिलिटीज लोगों को दे पाएंगे। देश के हित में अगर एक ही बार होता है, कानूनन उसका फ्रेमवर्क वगैरह बनाना चाहिए, करना भी चाहिए।
दो मुद्दों पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी। एक तो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? नहीं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं एक बात फ्रैंकली बोलना चाहती हूं, ये जरूर 4-5 महीने में इलेक्शन आ रही है और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप है जिसमें वो बेल में बाहर आए हैं, उसका असर देखते हुए वो सीएम के पद में रहना मुश्किल है, इसको समझ करके वो बदलाव ले आ रहे हैं। कुछ और नहीं है। अनदर 4 months फॉर इलेक्शन, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो और आप बेल पर है इसीलिए बाहर ही रहे हो। मगर एक विषय में, क्योंकि एक महिला का नियुक्ति हो रही है, मैं उस हद तक उस फॉर दैट लिमिटेड पॉइंट में एक महिला का अपॉर्चुनिटी के लिए आतिशी को बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणेश आरती करने के लिए गया तो मेरी पूजा पर भी विपक्ष टिप्पणी कर रहा है। इस पर बतौर वित्त मंत्री आपकी क्या टिप्पणी होगी? मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रधानमंत्री जी के साथ। ये गलत है क्या किसी के घर में पूजा में जाना? हम तो भारत देश में हर पूजा में हमारे इर्द गिर्द रहने वाला रिश्तेदार, दोस्त, सबको घर में बुलाते हैं। हमारे गणेश का दर्शन लो, आपके गणेश का दर्शन हम आकर के करेंगे। ऐसे करके घर घर में गणेश का दर्शन करना एक हमारी रीति रिवाज में भाग है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के यहाँ गणेश के दर्शन करने में, आरती उतारने में जाने का इतराज किसी का होना चाहिए क्या? गलत है ये बात। भारत देश में नवरात्रे के समय में भी हर घर में हम जाते हैं। साउथ इंडिया में कोलू बोलते हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने के साथ शानदार प्रदर्शनी होता है नवरात्रि के समय। और उस समय हर महिला दूसरी महिला को घर में आकर के बुलाते हैं, हमारे देवी देवता को आकर देखो, हमारे कोलू देखो। हम जाते हैं, हर घर में जाते हैं। उस रोड में जितने भी घर है वो उन सब में हम जाते हैं और जिसको क्लासिकल म्यूजिक आता है, भजन आता है, वो जाकर बैठकर गाना भी गाते हैं। ये हमारे रीति रिवाज में एक भाग है। इसको कंडन करना, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आई मीन सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड नॉनसेंस, बट ये गलत है। हमारे कस्टम में ये सब होता है। अगला प्रश्न मेरा फ्रीबीज को लेकर है, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री आप अर्थव्यवस्था कैसी नाजुक कई राज्यों की हो गई है उसको समझती हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री खुद और मंत्री 2 महीने की सैलरी नहीं ले रहे हैं, कर्मचारियों की सैलरी लेट हो रही है। ये जो फ्रीबीज है उसका असर हो रहा है। आप अपनी ही सरकार में देखिए, उड़ीसा में सुभद्रा योजना की शुरुआत हुई है आज, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को सालाना 2 किश्त में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एमपी में लाडली बहन योजना चल रही है। अब इन योजनाओं का भार सीधा अर्थव्यवस्थाओं पर दिखने लगा है। क्या आप मुझसे सहमत नहीं है? क्या इस पर रोक लगाने के लिए कुछ पहल करने की जरूरत नहीं है? अंजना जी, इस विषय में, फ्रीबी के विषय में मैं पहले भी बोल चुकी हूं, अब भी वो ही रिपीट कर रही हूं। अगर आपके स्टेट के बजट में इसका प्रावधान कर सकते हो, बाकी सब विषयों को बिना छोड़े इसको भी अकोमोडेट करते हो और पारित करते हो असेंबली में, उसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। मगर जहां आपके स्टेट का बजट इसको टेकअप करने सकते हैं, जैसे हिमाचल, ओपीएस को वापस ले आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले आएंगे। अभी सैलरी तक नहीं दे पा रही हो, ओपीएस को कैसे दोगे? बिना होमवर्क, सिर्फ सत्ता पाने के लिए घोषणा कर दो और पावर में आने के बाद केंद्र सरकार पैसा नहीं दिया इसीलिए हम लागू नहीं कर पा रहे। ऐसे गलत बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है। यही हो रही है कर्नाटका में, एक अच्छा सा स्टेट और उसमें अच्छा रेवेन्यू भी था। सॉरी जी, एक आखिरी, और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए भी उनके पास अच्छा पैसा था, फिर भी वो भी आज दिक्कत में है। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल हैं अब आपसे। एक तो सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर है मैम, क्योंकि
हितों के टकराव के मुद्दे पर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। अब कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि सेबी के अधिकारियों ने भी एक चिट्ठी उनके खिलाफ लिखी है उनके बर्ताव को लेकर। क्या आपको लगता है कि सेबी चीफ के तौर पर इतने विवादों के बीच उनका बना रहना सही है? मैं पहले एक बात कहूं कि बिना फैक्ट्स अगर विपक्ष आरोप लगाते जाते हैं, उसको हम कितने दूर तक टॉलरेट करते रहना है। वो आज सेबी के चीफ भी और उनके पति भी इसके लिए जवाब फैक्ट्स के साथ दे रहे हैं। उसको थोड़ा संज्ञान में लेकर के ऑपोजिशन जिम्मेदारी के साथ इस विषय को एनालाइज करना चाहिए। ये नहीं है कि बयानबाजी कर दो और फैक्ट्स को दरकिनारे कर दो और इंस्टीट्यूशन का क्रेडिबिलिटी के खिलाफ बार बार। और मैं याद दिलाना चाहती हूं उनके बेबुनियाद आरोप के विषय में हर बार पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ बोलते आए। पिछले 2 टर्म्स मोदी जी का, उसमें हर बार कुछ ना कुछ आरोप डालते आए। कोई एक आरोप भी आज साबित नहीं हो पाया। एक आध बार आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है श्री राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर माफी मांगना पड़ा क्योंकि बेबुनियाद आरोप लगातार करते रहे। मैं इसको याद दिलाते हुए मैं बोल रही हूं, फैक्ट्स को संज्ञान में लेना चाहिए। आखिरी सवाल जीएसटी को लेकर है, जिस पर मैं 2 इंस्टेंसेस कोट करना चाहती हूं मैम। 28 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% जो जीएसटी लागू है उसको हटाने की मांग की। लगभग 3 साल में जीएसटी पर आपने 21,000 करोड़ कमाए हैं मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से, इसका भी इसमें जिक्र है। और कोयम्बटूर में एक, हालांकि वो प्राइवेट गैदरिंग थी, लेकिन एक होटेलियर ने जीएसटी को ही लेकर आपसे प्रश्न किया जो वीडियो वायरल हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी क्योंकि वो आप लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी। जीएसटी को लेकर ये जो 2 प्रश्न उठे थे, सवाल उठे थे, उस पर आपका जवाब। मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में जीएसटी काउंसिल में थोड़ा चर्चा होने के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसको अध्ययन करने के लिए टाइम दिया हूं और अक्टूबर लास्ट तक उस मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में डिस्कशन होने के बाद जो भी रिकमेंडेशन आता है उसको जीएसटी काउंसिल में, बड़े काउंसिल में दोबारा चर्चा करके नवंबर के मीटिंग में उसके ऊपर निर्णय संभव हो पाएगा। मैं क्योंकि संभव के विषय इसीलिए ऐसे शब्द इसीलिए उपयोग कर रही हूं, जीओएम के अध्ययन के बाद काउंसिल के ऊपर काउंसिल में चर्चा में आएगा, तब निर्णय लेंगे इंश्योरेंस के विषय में। जी, निर्मला सीतारमण जी, कोयम्बतूर में जो हुआ वो प्राइवेट गैदरिंग, कोयम्बतूर में जो हुआ वो प्राइवेट गैदरिंग नहीं था, वो एक कंसल्टेशन विद मेनी ऑफ द डिपार्टमेंट जॉइंट सेक्रेटरीज हु हैड कम, उनके साथ इंडस्ट्री का एसोसिएशन का मीटिंग था, उसमें मैं भी थी। जीएसटी के ऊपर जो भी सजेशन आया, कमेंट्स आया, उसको मैंने संज्ञान में लिया। उनके मेमोरेंडम भी हमारे हाथ में मीटिंग से पहले ही आ चुका था जी। और उस कमेंट्स को हमने ले लिया बात करने के लिए, जीएसटी काउंसिल में लेके जाने के लिए। इसलिए उधर भी जीएसटी के सजेशन को हमने सीरियसली लेकर के जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करेंगे। निर्मला सीतारमण जी, बतौर वित्त मंत्री आज तक पर आकर सरकार के 100 दिन के कामकाज पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और बतौर नेता महिला नेतृत्व के झंडा बरदार होने के लिए भी हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।